अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सन्नान हसन। वेलकम टू CPI बुक रिव्यू सीरीज। आज जिस किताब का हमने रिव्यू करना है उसका नाम है फ्यूचर ऑफ ज्योग्राफी। दिस इज द बुक व्हिच इज रिटन बाय टिम मार्शल। टिम मार्शल ने एक और किताब भी लिखी थी, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, जो कि हाईली रिकमेंड की जाती है CSS PMS के स्टूडेंट्स को इफ़ दे वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। लेकिन फ्यूचर ऑफ ज्योग्राफी जो है ये बेसिकली एक्सप्लेन करती है एस्ट्रोपॉलिटिक्स को। ये किताब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये किताब कहाँ कहाँ पर हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए, किन किन टॉपिक्स के लिए ये रेलेवेंट है, किन किन टॉपिक्स में आप इस किताब को बेसिकली कोट कर सकते हैं। अगर आप US चाइना ट्रेड वॉर के ऊपर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इसे कोट कर सकते हैं। अगर आप रूल बेस्ड ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं यानी कि वर्ल्ड ऑर्डर को, तो आप इसे कोट कर सकते हैं। अगर आप रशिया चाइना एक्सेस को डिस्कस कर रहे हैं तो आप इस किताब को कोट कर सकते हैं। अगर आप साइंटिफिक रेवोल्यूशन की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं यानी कि यूरोपियन हिस्ट्री अगर आपने सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है तो भी आप इस किताब को कोट कर सकते हैं। तो आइए ज़रा इस किताब का रिव्यू शुरू करते हैं। जो पहला पार्ट था उसमें हिस्ट्री डिस्कस की गई स्पेस की। सो यहाँ पर बेसिकली टिम मार्शल कहते हैं कि स्पेस इज़ द लेटेस्ट अरीना फॉर द इंटेंस ह्यूमन कंपटीशन। और उसकी वजह यह है कि ये जो इंटेंस ह्यूमन कंपटीशन आपको स्पेस में भी देखने को मिलेगा, उसके बारे में वो कहते हैं कि व्हाट हैपन्स इन स्पेस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट हैपन ऑन अर्थ। यानी कि अगर आपकी रेवलरी, अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद हैं किसी एक रियासत के दूसरी रियासत के साथ अर्थ के ऊपर, तो वही कॉन्फ्लिक्ट्स इवेंचुअली एक्सटेंड हो जाएंगे स्पेस के ऊपर। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो चाइना की और USA की, कि अगर उनके दरमियान एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है तो वही कॉन्फ्लिक्ट उनके दरमियान स्पेस रेस में भी आपको दिखाई देगा। सो जो फर्स्ट पार्ट था इट वाज ऑल रिलेटेड टू हिस्ट्री, जिसमें हिस्ट्री एक्सप्लेन की गई और एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री डिस्कस की गई, जिसमें टिम मार्शल कहते हैं कि स्टार्स आर इनसेपरेबल फ्रॉम आवर स्टोरीज। यानी कि ह्यूमंस की जो स्टोरीज हैं उनसे स्टार्स जो हैं दे आर इनसेपरेबल। रीज़न यह है कि वो कहते हैं कि ह्यूमंस हमेशा एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड रहे हैं। जितनी भी सिविलाइजेशंस रही हैं, चाहे वो असेरियन हो, स्मैरियंस हो, बेबीलोनियंस हो, वो इस प्रोफेशन के साथ कनेक्टेड रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेशन के साथ। यहाँ तक कि रोमन्स के बारे में तो वो ये भी कहते हैं कि वो पॉलिटिकल प्रिडिक्शन के लिए भी एस्ट्रोनॉमी का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन इवेंचुअली जितने भी फिलोसफर्स आए एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, जिन्होंने भी बात की यूनिवर्स के ऊपर, जिन जिन लोगों ने बात की, उनको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ी क्लर्जी से। क्लर्जी जो है ज़ाहिर है वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन के अगेंस्ट हुआ करती थी उस टाइम, और यूरोप जो है ज़ाहिर है वो डार्क एजेस में हुआ करता था। टिम मार्शल ये भी कहते हैं कि जितना भी एस्ट्रोनॉमी के हवाले से जो टेक्स्ट था, जो बुक्स थी, वो तब ही यूरोप के पास पहुंची जब उनको ट्रांसलेट किया गया, और वो तकरीबन इस्लामिक बुक्स थी। ये तो उसका फर्स्ट पार्ट था। लेकिन इवेंचुअली टिम मार्शल जो है वो एवोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि इस स्पेस रेस की बेसिकली एवोल्यूशन कैसे हुई। स्पुतनिक 1 जब सैटेलाइट भेजी गई रशिया की तरफ से 1951, उसके बाद से एक इंटेंस कंपटीशन जो है वो शुरू होता है रशिया और उस टाइम अमेरिका के दरमियान। सो स्पेस पॉलिटिक्स, एस्ट्रोपॉलिटिक्स यहाँ से शुरू होती है। अगर आप एस्ट्रोपॉलिटिक्स की टर्म को समझना चाह रहे हैं तो उसका मतलब बेसिकली यही है कि स्पेस वॉर किस तरीके से होगी, स्पेस लॉज क्या होंगे, स्पेस रूल बेस्ड ऑर्डर क्या होगा। जैसे जियोपॉलिटिक्स में आप देखते हैं ना कि वहाँ पर जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं। सो ऑथर का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था, सेंट्रल थीम यही था कि यहाँ पर स्पेस रेस को मैनेज करने के लिए कोई भी रूल्स, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मौजूद नहीं। सो एक रूल बेस्ड स्पेस ऑर्डर भी रिक्वायर्ड है, ऑथर ये कहते हैं। जब स्पुतनिक 1 भेजा गया उसके बाद से अमेरिका अपना बजट बढ़ा देता है। तकरीबन 89 मिलियन स्पेस बजट हुआ करता था उस टाइम अमेरिका का, और इस सैटेलाइट के बाद वो बजट जो है वो 400 मिलियन तक पहुंच जाता है। उसके बाद से एक इंटेंस कंपटीशन जो है वो शुरू हो जाता है। आखिरी जो पार्ट था उसमें ऑथर ये भी कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बन रही हैं, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स में आप देखते हैं कि एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है?
काउंटर करना है ना, जैसे कि अब ब्रिक्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि उसने काउंटर करना है जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की हेजमनी है उसको। इसी तरीके से स्पेस के हवाले से भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, जैसे कि आपने जियो पॉलिटिक्स में कुछ ब्लॉक पॉलिटिक्स का एक तज़किरा सुना होगा। इसी तरीके से स्पेस पॉलिटिक्स में भी स्पेस ब्लॉक्स बनेंगे। वो कहते हैं कि मेजर स्टेक होल्डर्स जो होंगे, जाहिर है वो रशिया, चाइना और अमेरिका होंगे, और बाकी कंट्रीज फिर इन 3 बिगेस्ट सुपर पावर्स के साथ खुद को अलाइन करना शुरू कर देंगी। चाइना के साथ कुछ कंट्रीज अलाइन कर जाएंगी, कुछ अमेरिका के साथ कर जाएंगी, कुछ रशिया के साथ कर जाएंगी, और वो अलाइनमेंट किसी हद तक आपको दिखाई भी दे रही है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि इन सारी कंट्रीज ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई हुई हैं, स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस भी मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पर वो डिस्कस करते हैं कि एशिया पैसिफिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बेसिकली इसलिए बनाई गई क्योंकि चाइना जो है इसको सपोर्ट करता है। चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन आप इसको कह सकते हो। इसी तरीके से एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी मौजूद है जो कि 1975 में बनाई जाती है, जिसपे यूरोपियन कंट्रीज एक दूसरे के साथ स्पेस मिशंस के ऊपर कोऑर्डिनेट करते हैं एंड कोऑपरेट करते हैं। और आखिरी जो चैप्टर था उसमें वो कहते हैं कि रशिया जो है उसका जो स्पेस प्रोग्राम है वो बेसिकली रिवर्स हो रहा है। उसकी रीज़न ये है कि उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई हैं, एम्बार्गोज लगाए गए हैं, और उसके अलावा जो रिसेंट मूव है पुतिन का टू वेज वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, उसकी वजह से भी रशिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो बेसिकली चाइना का है। और दूसरी तरफ ऑथर ये भी कहते हैं कि चाइना और रशिया जो है वो इंगेज कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ स्पेस रेस में, और चैलेंज कर रहे हैं अमेरिका की स्पेस हेजेमनी को। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो।